तो हेलो एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल है भाई सबके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सही होंगे, सलामत होंगे, अच्छे से आपकी हेल्थ होगी और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम आपके नजदीक हैं, आने वाले ही हैं। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, और वो टॉपिक है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। बड़ा ही अंडररेटेड टॉपिक है। बच्चों को ऐसे लगता है कि इसको याद करना मुश्किल है, और इसको पढ़ाने वाले लोगों को सिस्टमेटिक वे में इसका कैसे कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा मैंने नहीं देखा है कि इसका एक सिस्टमेटिक वे में कि बच्चों को कैसे याद कराना है। वो कंटेंट आपको कम ही देखने को मिलता है, रैंडमली देखने को मिल जाएगा। किसी ने 20 इन्वेंशन करा दी, किसी ने 20 डिस्कवरीज करा दी, इधर से उधर से उठा के आपको बता दिया। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में, एक तरीके से बच्चों को बताना, जिससे बच्चों का एक कनेक्शन बने इस टॉपिक के साथ, और बच्चों को ये टॉपिक बिल्कुल एक रट्टा करने वाला ना लगे, एक समझने वाला टॉपिक लगे। मैं इस टॉपिक को ऐसे आपको कवर कराऊंगा। और भाई ज्यादा फेंकने वाला नहीं हूं मैं, ये नहीं बोलूंगा कि आई एम दी किंग, ये फलाना टीम का क्रांति ले आऊंगा, ये क्रांति रिवॉल्यूशन, इस टाइप की बातें नहीं करूंगा मैं। लेकिन आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बस एक सिंगल वीडियो देखना, इसकी कई सारी वीडियो आएंगी इस टॉपिक की, एक सिंगल वीडियो देखना आप। और फिर आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पे जाके, क्योंकि आपका काम होता है, आप कई बार कंपेयर करते ही हो टीचर्स को, तो आप जाके कंपेयर कर लेना और अपना कंटेंट देख लेना। अगर आपको सही लगे, जेन्युइन लगे, तो अप्रिशिएट करना। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, जहां से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है, तो आप वहां से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दी एंड आपको अपना सिलेक्शन लेना है, जहां पे आपकी ट्यूनिंग सेट होती है। मैं वैसे ही बोलूंगा कि आप वहां से पढ़ो, कोई क्रांति रिवॉल्यूशन वाली ये बातें नहीं करूंगा। लेकिन मैंने अपना पूरा 100% लगाया इस टॉपिक में भाई, पूरा टाइम दिया है, और पूरा सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा आपको। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। आप इससे मतलब रिपल्सिव फोर्स हो रखा आपका इस टॉपिक के साथ, भागते हो आप, क्योंकि आपको इसका एक सिस्टमेटिक कंटेंट नहीं मिल पाता कहीं पे। एक तरीके से कोई आपको पढ़ा दे, वो नहीं मिल पाता। वो मैं लेके आया हूँ, आपका भाई लेके आया। कैसे पढ़ाऊंगा थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जो हमारी मेजर वो हुई है ना, मेजर जो इन्वेंशंस हुई हैं, वो पिछले 300-400 सालों में हुई हैं। तो मैंने पिछले 400 सालों का एक पूरा वो बनाया है, टाइमलाइन बनाया है। उसके हिसाब से ही पढ़ाऊंगा आपको मैं। ऐसे नहीं रैंडमली पढ़ाऊंगा कि एक डिस्कवरी या इन्वेंशन होगी 1860 में, एक होगी 1760 में, फिर एक होगी 1960 में। ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करेंगे चीजों को, बिल्कुल रैंडम नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइमलाइन के साथ चलेंगे। तो पहला तो काम मैं क्या करूंगा, आपको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा भाई। कैसे पढ़ाऊंगा? सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कराऊंगा? पीवाईक्यू कराऊंगा, प्लस क्या कराऊंगा? पीवाईक्यू कराऊंगा आपको इस टॉपिक के। पीवाईक्यू के थ्रू ही थ्योरी कराऊंगा, पीवाईक्यू के थ्रू ही क्या कराऊंगा? थ्योरी कराऊंगा। और इस थ्योरी के तहत आपका ना 30 to 40%, लगभग 50% भी मान सकते हो आप, आपका जो साइंस के सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, लगभग 30-40% आपका वो इस टॉपिक के साथ कवर भी हो जाएगा। तो आप ये भी मान के चलना, एक आपका जो साइड में फायदा होगा ना आपका, वो ये होगा, जो ये 3 सब्जेक्ट है ना आपके, एक आपका हो गया फिजिक्स, और एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट भी आपके तैयार होते जाएंगे इस टॉपिक के तहत। तो ये टॉपिक आपको मन लगा के पढ़ना है। और ऐसा सवाल आता है यहाँ से भाई, कराए ना, बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज जो, एक तो सिस्टमेटिक वे में करेंगे, पीवाईक्यू के साथ कराऊंगा, और साथ ही साथ चीजों को थोड़ा समझाऊंगा जिससे आप रिलेट करो, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के, आपको मजा आएगा। और इस टॉपिक पे आपको जुड़ा रहना है। जैसे मैंने सेंसस का टॉपिक खत्म किया 3 वीडियोज में, वो इतना बेहतरीन वे में मैंने पूरा रिसर्च करके पढ़ाया है। इसको तो मैं उससे भी बेटर कराऊंगा भाई, क्योंकि धीरे धीरे मैं भी बेटर होता जा रहा हूँ, और धीरे धीरे कंटेंट भी आपको और भी बेटर ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखो, अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। पहला ही क्वेश्चन है, देखो, हम 1600 से शुरुआत करेंगे, 1600 से शुरुआत करेंगे। 1600 से 1600 से फिर 1700, 1800, 1900, 2000 तक, ऐसे पूरी जो शताब्दी है ना, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, जो सारी सेंचुरी है, इनको कवर करेंगे, 400 साल को। तो हम शुरुआत कर रहे हैं 1600 के आसपास से, ठीक है। फिर पूरा एक टाइमलाइन के साथ कवर करेंगे चीजों को, पूरा टाइमलाइन के साथ कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप ये बात। इन अर्ली 1610, 1610 में, हु डिस्कवर्ड विद हिज न्यूली टेलीस्कोप दैट जुपिटर हैज 4 मून्स। किसने डिस्कवर किया कि भाई जुपिटर, उसने अपना नया टेलीस्कोप बनाया, और उस टेलीस्कोप के साथ डिस्कवर किया कि जुपिटर जो प्लैनेट है, इसके 4 चंद्रमा होते हैं, 4 मून्स होते हैं। उसने बताया कि 1610 की शुरुआत में किसने अपने नए आविष्कार किए गए टेलीस्कोप से यह खोजा कि बृहस्पति के 4 चंद्रमा है, इसके 4 मून है। ये किसने बताया मेरे भाई? तो देखो, साइमन, यह है साइमन मेरियस, इसका टाइको वराई, यह भी गैलीलियो गैलीली, उसके अलावा जोन्स कैपलर। इसका आंसर क्या होगा? देखो, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस पता है किसको बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला जाता है गैलीलियो गैलीली को। किसको बोलते हैं? गैलीलियो गैलीली को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं मेरे भाई, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस।
फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला जाता है गैलीलियो गैलीली को। और इन्होंने ये एक नया टेलीस्कोप बनाया था, ध्यान रहे मेरी बात, इन्होंने बनाया था, वो टेलीस्कोप इन्वेंट नहीं किया था, बनाया था। ये बात अपने भेजे में डाल के रखना मेरे भाई, कहीं गलत करके आओ फिर बाद में मेरे को कोसो कि मास्टर ने तो ये बताया था। मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसने एक नया टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो गैलीली ने, इन्वेंट नहीं किया था टेलीस्कोप। उस अपने नए टेलीस्कोप के साथ क्या किया, उसने जुपिटर के 4 मून खोजे, 4 मून देखे उसने जब टेलीस्कोप बनाया। एक अच्छे रिजोल्यूशन का टेलीस्कोप था, आसमान की तरफ लगाया तो पता चला कि भाई 4 चंद्रमा है जुपिटर के। उसके बाद तो बहुत सारे देखने को मिले आपको। तो ये 4 चंद्रमा गैलीलियो गैलीली ने मेरे भाई पहली बार ऑब्जर्व किए थे, देखे थे। गैलीलियो गैलीली कहां से था, ध्यान रहे, इटली से था, इटली से। मैंने पुनर्जागरण का इतिहास बताया था ना, जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की थी, तो उसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था पुनर्जागरण का इतिहास इटली में हुआ था। दांते नाम का एक बंदा था, उसने बाइबल पे कमेंट किए थे, बाद में उसको जिंदा जला दिया गया था। वहां पे फिर पुनर्जागरण हुआ था, रेनासा बोलते हैं उसको, रेनेसा इंग्लिश में। तो पुनर्जागरण हुआ था, फिर वहां पे साइंस का डेवलपमेंट हुआ। तो वहीं से गैलीलियो गैलीली देखने को मिलता है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। आपसे कोई बोले तो गैलीलियो गैलीली नाम लेना आपको, क्योंकि इसने कई सारे कारनामे ऐसे किए। वो क्या क्या किए वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा थम के बैठो। तो इसने एक काम ये किया, इटली से था, अगर आपसे पूछे कोई कहां से था, इटली से था। इसको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं। और इसी ने यह कारनामा रचा था कि जो जुपिटर है उसके 4 चंद्रमा, 4 मून्स, सबसे पहले अपने टेलीस्कोप से इसने किया। अपना टेलीस्कोप इसने खुद बनाया, एक अच्छे रिजोल्यूशन का, और आसमान में देखा तो जयपुर जो जुपिटर हमारा बृहस्पति है उसके 4 चंद्रमा इसको दिखाई दिए। तो इनके बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया, गैलीलियो गैलीली ने दिया, जो इटली से था। याद रहेगा ना, पक्का। चलो आगे चलो। हाँ, एक और बात है, इसने कई सारे काम किए, तभी तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं। वो क्या क्या किए वो भी जान लो। इसने एक और चीज की, इसने किया एक थर्मोस्कोप। क्या बोलते हैं, थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप मेरे भाई, थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का भी इन्वेंशन इसने किया 1590s के टाइम पे, लगभग जो 1590s का टाइम था ना, 1592-93 का टाइम, उस टाइम पे इसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का काम क्या होता है भाई, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो एक ये अर्लियर, मतलब एक हिसाब से स्टार्टिंग में एक ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ये गैलीलियो गैलीली ने बनाया था, जिसका नाम क्या बोला गया, थर्मोस्कोप बोला गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि थर्मोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था, वो भी गैलीलियो गैलीली ने किया था, जो कि इटली से था। ध्यान रहे आपको, पुनर्जागरण मैंने बताया, वहां से आप रिलेट भी कर सकते हो। मैंने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो उसकी एक बहुत ही अच्छी कहानी बताई थी, आप तुरंत कनेक्ट करोगे। मैं तो सारी चीजें पढ़ाता हूँ ना भाई, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ पढ़ाता हूँ, इसलिए चीजें रिलेट करता रहता हूँ। किसी एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ मैं, हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है। तो देखो, थर्मोस्कोप 1590 में 1590 के आसपास इसने बनाया, एक ये ध्यान रखना। बाद में यही थर्मोस्कोप किस में इवोल्व हुआ है, बाद में यही क्या बना, थर्मोमीटर बना। क्या बना बाद में, यही थर्मोमीटर बना। तो ध्यान रहेगा ना ये बात, थर्मोमीटर बना। तो मतलब आपसे कोई पूछे कि थर्मोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया, तो गैलीलियो गैलीली ने किया। जुपिटर के जो 4 मून है वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किए, वो अपने खुद के बनाए हुए टेलीस्कोप से गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किए। लेकिन वो टेलीस्कोप उसने बनाया था बस, उसने वो इन्वेंट नहीं किया था। इन्वेंशन का तो पेटेंट कोई पहले और ही ले चुका था, वो कौन था वो आगे बताऊंगा। थोड़ा सा कुर्सी की पेटी बांध के रखो मेरे भाई। ये सवाल क्लियर हुआ, और ये सवाल आया हुआ सीजीएल 2022 में। आगे चलो, देखो थर्मोस्कोप मैंने बता ही दिया आपको कि जो थर्मोस्कोप था उसका इन्वेंशन किसने किया, 1590 में गैलीलियो गैलीली ने किया। आपको यह बात ध्यान में रखनी है। टेलीस्कोप का पहला यूज, टेलीस्कोप का यूज किसने किया पहली बार, फिर बाद में आपको दोबारा बता देता हूं ये बात में। इसने वो इन्वेंशन नहीं किया था। टेलीस्कोप का इन्वेंशन के बाद जो पहली बार इस्तेमाल किया एक व्यवहारिक लेवल पे, आसमान में देखा, जुपिटर के 4 मून्स देखे, वो किसने शुरू किया, गैलीलियो गैलीली ने शुरू किया। भाई ये है गैलीलियो गैलीली, जो कहां से आता है, इटली से आता है। आपको ध्यान रखना, आपकी बात इटली से पूछ लेता कई बार, कंट्री भी इटली से आता है, ठीक है। और टेलीस्कोप का पहला यूज इसने किया। इसने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दी थी, इसने बोला था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। इसने बताया कि भाई गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है। मतलब गणित से इतना प्यार था इसका, गणित के प्रति इतना रिस्पेक्ट थी इसकी। तो उसने यही बात बोली कि भाई भगवान ने जो ब्रह्मांड बनाया ना, ये यूनिवर्स बनाया है, वो तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ही बनाया है। तो इसने ये बात बोली थी। ये स्टेटमेंट की भाई आपसे पूछ भी ले, नहीं तो एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, आपको वैसे भी थोड़ा सुनने में मजा आएगा, ठीक है ना। अच्छा, टेलीस्कोप इसने बनाया था। उससे पहले क्या था, जो डेनिश थे ना, डेनिश लोगों ने एक वो बनाया था,
पर्सपेक्टिव ग्लास बनाया था, ग्लास। तो वही की एक खबर इसके पास आई थी, इसने वहां से सुना, तो उसी के बेसिस पे इसने अपना एक टेलीस्कोप बनाया था, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहला आदमी, पहला इंसान जिसने टेलीस्कोप का यूज किया, वो कौन था? वो था गैलीलियो गैलीली। लेकिन बनाया किसने, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, और देख लो गैलीलियो के बारे में भाई। इसने पहली बार प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो एक्सीलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। ये स्टेटमेंट आपको पता होगा, आपने कई जगह पढ़ी होगी, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, कई जगह पढ़ी होगी। नहीं तो मैं आपको जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा। इसने बोला कि अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है मेरे भाई। मतलब जो एक्सीलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल फ्रीली फॉलिंग, हवा नहीं है, वैक्यूम में है। तो वो जो एक्सीलरेशन होगा ना, वो इंडिपेंडेंट होगा उसके मास पे, उसके द्रव्यमान पे। ये स्टेटमेंट उसी ने दी थी। एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो, आप जब स्पीड में कोई भाग रहा होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चला, उसको क्या बोल देंगे, स्पीड बोल देंगे। लेकिन वही स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर दी जाए तो उसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे। और वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो चेंज हो रही है ना वेलोसिटी, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसी के इसने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। जो अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग है तो उसका एक्सेलरेशन उसके द्रव्यमान से, उसके मास से कुछ लेना देना नहीं उसका। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछी जाती है, तो ध्यान रखना आपको ये बात। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है साइंस की फील्ड में, काफी बड़ी स्टेटमेंट है। इसने इसको प्रूव करके दिखाया था, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है कि देखो, वैक्यूम है, जैसे वैक्यूम, वैक्यूम में एक आप, वैक्यूम में क्या होगा, हवा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वैक्यूम। अगर आप हवा में एक पत्थर और एक कागज फेंकोगे तो पत्थर जल्दी नीचे जाएगा, लेकिन उस हवा को उठा दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, तो उस केस में क्या होगा, एक पत्थर और एक कागज एक साथ नीचे जाएंगे। यही फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है, एक साथ नीचे जाएंगे। एक पत्थर को फेंक दो और एक कागज को फेंक दो, वैक्यूम है तो एक साथ धरती पर जाके गिरेंगे वो, लेकिन हवा में पत्थर जाके गिरेगा क्योंकि उसका मास या द्रव्यमान ज्यादा है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट इसने बताया था। इसने एक किताब लिखी थी, मतलब एक रिसर्च उस टाइम पे पब्लिश किया था, जिसका नाम था टू न्यू साइंसेस। क्या नाम था उसका, टू न्यू साइंसेस। इसमें इसने पब्लिश किया था, ये इसमें इसने ये बताया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, पहले क्या होता था, इसने एक और काम, एक और चीज को सपोर्ट किया इसने। इसने बताया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो धरती है ना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है। उससे पहले क्या माना जाता था, उससे पहले ये स्टेटमेंट कोपरनिकस ने भी दी थी, निकोलस कोपरनिकस था, उसने दिया था थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिज्म। हेलियोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये जो हेलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो कोपरनिकस ने दिया, निकोलस कोपरनिकस ने दिया। उसने बोला, निकोलस कोपरनिकस ने बोला कि भाई देखो, जो सूर्य है ना, ये एक परमानेंट, मतलब एक जो सेंटर बिंदु है, पूरा जो केंद्र बिंदु है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, वो सूर्य है, और सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन उससे पहले क्या माना जाता था, रोमन कैथोलिक चर्च का आपने नाम सुना होगा, वो सब लोग ये मानते थे कि नहीं, धरती है सेंटर में और इसके चारों तरफ सब घूमते हैं। लेकिन इसको कोपरनिकस ने गलत बोला, और साथ ही साथ कोपरनिकस का सपोर्ट किसने किया, इसका सपोर्ट किया गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने भी बोला कि नहीं भाई, अर्थ ही है जो सूर्य के चारों तरफ, सूर्य तो केंद्र बिंदु है और अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है, जो कि थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिज्म है, निकोलस कोपरनिकस ने दी थी। और गैलीलियो ने इसको क्या किया, सपोर्ट किया, इसको एक हिसाब से अपना सपोर्ट दे दिया कि हाँ भाई सही बोल रहे हो आप। और इसी का चक्कर में क्या किया, जो रोमन कैथोलिक चर्च थी ना, क्योंकि देखो उस टाइम पे वहां पे भी वो चलता रहा, आंडबर जो चलता है ना, ये एक हिसाब से अंधविश्वास, वहां पे भी चलता था ये चीजें। धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो पेला जाएगा। तो वही वाली बात यहाँ पे भी थी कि उस टाइम पे भी गैलीलियो को पेला गया। कैसे पेला गया, उसको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, उसको डाल दिया गया अपना, एक हिसाब से हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, और उसको काफी प्रताड़नाएं भी दी गई, प्रताड़ित भी किया गया। वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे हम। अब बस ये जान लो कि इसको रोमन कैथोलिक चर्च ने भी काफी परेशान किया उसके बाद, क्योंकि ये खिलाफ बोल रहा था, और चर्च ने बोला कि आप ऐसा मत करो। लेकिन ये उसके बाद भी मान गया, लेकिन फिर भी रुका नहीं है। तो उसके बाद इसको हाउस अरेस्ट में रखा गया, नजरबंद, बिल्कुल घर में बंद रखा गया, और उसके बाद फिर इसके ऊपर काफी प्रताड़नाएं भी की गई। तो ऐसा कुछ था गैलीलियो गैलीली। तो यहाँ से आपको क्या बात ध्यान रखनी है,
एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, पहली बात गैलीलियो ने बोली। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब सूर्य केंद्र बिंदु होगा, और उसी को सपोर्ट किया था किसने? गैलीलियो ने सपोर्ट किया था। इसने अपना जो रिसर्च लिखा था उसका नाम क्या था? टू न्यू साइंसेज, ये उसने लिखा था। आपको बात ध्यान में रहेगी मेरे भाई, इटली से था, ये ध्यान में रहेगा ना। जुपिटर के 4 मून्स किसने ढूंढे? अपने नए टेलीस्कोप से गैलीलियो ने ढूंढे। इसने वो टेलीस्कोप इन्वेंट नहीं किया था, वो इसने बनाया था बस, दूसरी जगह से सीख के। ये बात बार बार बोलूंगा आपको, आप गलती नहीं करोगे। आगे चलो भाई, आगे क्या? टेलीस्कोप वाज फर्स्ट इन्वेंटेड भाई, देखो आपका अगला ही क्वेश्चन आ गया ये। टेलीस्कोप वाज फर्स्ट इन्वेंटेड भाई, ये बात कर रहा था मैं 1610 की। 1610 में किया था ये कारनामा, मैंने शुरू किया, बताया ना कि 1600 के आसपास से शुरू करेंगे हम सारे इवेंट्स को। तो 1610 में ये कारनामा किया था इसने, गैलीलियो ने, कि जुपिटर के 4 मून्स को देखा इसने अपने खुद के बनाए हुए एक नए टेलीस्कोप से। और अब बात करेगा आपसे कि टेलीस्कोप को इन्वेंट किसने किया था भाई? टेलीस्कोप का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिनमें गैलीलियो गैलीली भी और आप लगा दोगे और गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे आप। 4 ऑप्शन कौन से हैं? हेंस लिपर्से, कोपरनिकस, हबल। तो इन चारों में देखो, कोपरनिकस तो मैंने बताया आपको, इसने क्या किया? थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिज्म दिया, हेलियोसेंट्रिज्म। इसने बोला मेरे भाई कि सूर्य है ना जो केंद्र बिंदु है, और सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। गैलीलियो ने इसको क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया, और उसके बदले रोमन कैथोलिक चर्च ने उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने तो अपना नया टेलीस्कोप बनाया था, जिसके तहत ये 4 मून्स भी देखे थे। उसको टेलीस्कोप को जो बनाने का पेटेंट था, जो सबसे पहले जिसको क्रेडिट जाता है, उसका नाम है मेरे भाई हेंस लिपर्से। उसका नाम क्या है? हेंस लिपर्से। टेलीस्कोप को तो पहली बार यूज किया था गैलीलियो ने बस जुपिटर के 4 मून्स देखने के लिए, लेकिन सबसे पहले बनाया था किसने? हेंस लिपर्से ने किया था। ये चश्मा निर्माता था, स्पेक्टेकल मैन्युफैक्चरर था, चश्मे बनाने का कारोबारी था। और इसी ने क्या किया था? एक हेंस लिपर्से ने क्या किया था? अपना टेलीस्कोप पहली बार बनाया था, और पेटेंट के लिए अपने वहां पे अप्लाई भी किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार का जो क्रेडिट जाता है मेरे भाई, वो किसको जाता है? हेंस लिपर्से को जाता है। साथ ही साथ ईयर भी बताता चलूंगा, सो दैट कि आप रिलेट करो। हेंस लिपर्से ने कब किया ये पेटेंट का काम? 1608 में किया मेरे भाई, 1608 में। देखो सारी चीजें 1600 के आसपास चल रही हैं, आपको याद हो जाएंगी, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही पूरा सिस्टमेटिक वे में, एक टाइमलाइन के साथ 400 साल की इन्वेंशन डिस्कवरीज आपको बता दूंगा। और ये जो वीडियो होगी ना, आप बाद में सब पूरा कंप्लीट करोगे, तो एक मेरे दिल से जो आवाज आ रही है ना, वही आपके दिल से आएगी भाई, और वो आवाज है मास्टरपीस होगी। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर एक बहुत ही रेयर वीडियो होगी। है कई सारी वीडियो आएंगी, तो बहुत ही रेयर वीडियो होंगी जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? इस तरीके से बिल्कुल चीजों को कनेक्ट करके कि भाई कहाँ से, ऐसे नहीं बताऊंगा कि भाई 1608 की बता दी, 1708 की बता दी, 1940 की बता दी, 2021 की बता दूं, अभी 50 साल आगे की भी, ऐसे नहीं, रैंडम नहीं, कहीं से भी कंटेंट राइटर से कंटेंट बनवाया, लिखवाया, पढ़ा दिया, पीपीटी बनाई, 4 पेज हो गए, चलो हो गया काम, ऐसे नहीं भाई। मेहनत करेंगे, कंटेंट पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि मैं तो खुद एस्पिरेंट रहा हूँ, इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं भाई। और ये जो टॉपिक है मेरे को लगभग मतलब टिप्स पे होते थे बहुत बार। जीएस में मैं बहुत अच्छा स्कोर करता था, तो ऐसे ऐसे टॉपिक मेरे टिप्स पे होते थे बिल्कुल। और मेरे जो नोट्स है ना, मैं दिखाऊंगा आपको कॉपी में, मैंने ऐसे ही बनाए हुए इस टॉपिक के, ऐसे ही कहीं से मैं रामबाण मतलब ये पेनेसिया नहीं बोल रहा, इसको मैंने खुद बनाए हुए हैं। और 10-20-30 मिनट में, मतलब मैक्सिमम 30 मिनट्स मान लो, ये पूरा टॉपिक कवर कर देता था मैं। तो आगे चलो, देखो स्पेक्टेकल मैन्युफैक्चरर था, ध्यान रहिए, चश्मा निर्माता था हेंस लिपर्से, जिसने 1608 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया। लेकिन टेलीस्कोप का एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल यूज सबसे पहले किसने किया? 1610 में किया मेरे भाई, 1610 में गैलीलियो गैलीली ने किया, जीजी भाई ने किया। गौतम गंभीर वाला जीजी नहीं, ये है गैलीलियो गैलीली वाला जीजी, मतलब जो इटली से था। और इसने क्या किया? जुपिटर के 4 मून्स को पहली बार डिस्कवर किया। आपसे पूछ सकता है कि जुपिटर के कितने मून ऑब्जर्व किए थे? 4 मून ऑब्जर्व किए थे, आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है? 1608 में ये इसका डिस्कवरी हुआ था, उसके बाद 1610 में गैलीलियो ने ये काम किया था। आगे चलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली इन जनवरी 1610? आपको लगता है मेरी थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में इधर उधर हो जाए तो मजे मत लेना भाई, इंग्लिश के मैं वन ऑफ दी हाईएस्ट स्कोरर में रहा हूँ, और कंटिन्यूअस रहा हूँ मैं, कंटिन्यूअस। हरियाणा से हूँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में मैंने भी इतना ज्यादा फोकस नहीं किया कभी, लेकिन मेरा स्कोर बहुत तगड़ा रहा। 196 स्कोर किया था मैंने 200 में से, 196, 189 मेरा स्कोर रहा 200 में से। सीपीओ जिस दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन
हुआ था, बाद में जाते जाते वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। रिटन में तो मैं टॉपर्स में था वहां पे, वो बाद में बताऊंगा कभी स्टोरी। वहां पे भी मेरा 185 स्कोर था 200 में से, और नए पैटर्न में भी मेरा स्कोर 131 था मेरे भाई, 135 में से। ठीक है, तो इंग्लिश में वन ऑफ दी बेस्ट स्कोरर होते हैं ना जो एसएससी की फील्ड में, उनमें रहा हूं मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। 196 200 में से भाई, समझ रहे हो ना, मैथ में आ जाएंगे एक बार, लेकिन इंग्लिश में ना बहुत मेहनत चाहिए, और आपकी सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। चलो ये तो अलग बात होगी, अभी जीएस की बात करते हैं। अपना फेवरेट तो जीएस ही रहा है हमेशा। व्हाट इज द नंबर ऑफ गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली इन जनवरी 1610? देखो 1610 में, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजे गए बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? मैंने अभी बताया ना, कितने मून्स थे जुपिटर के, कितने मून्स थे जो इसने डिस्कवर किए थे 1610 में? वो किए थे 4 मेरे भाई, 4 मून्स थे वो, 4 मून्स जिनकी डिस्कवरी इसने की थी। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। आगे चलो, गैलीलियो लॉ ऑफ डैश वाज न्यूटन स्टार्टिंग पॉइंट विच ही फॉर्मुलेटेड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन ने 3 लॉ दिए मोशन के, 3 लॉ दिए ना, तो न्यूटन का जो पहला लॉ था ना, पहला लॉ था, वही गैलीलियो से प्रेरित था। गैलीलियो का ये एक हिसाब से एक्सटेंशन था। तो गैलीलियो का कौन सा लॉ था वो? गैलीलियो का डैश का नियम न्यूटन का प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु था, स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसे उन्होंने गति के प्रथम नियम के रूप में प्रतिपादित किया। समझ रहे हो मेरी बात? फॉर्मुलेट किया। कौन सा था वो? गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया था क्या, मोमेंटम था क्या, एनर्जी था क्या, इक्विलिब्रियम था क्या, कौन सा था? तो ध्यान रहे, गैलीलियो ने जो लॉ दिया था ना, वो था गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा दिया था? इनर्शिया, जो बाद में न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, वही बना। वो एक्सटेंशन था इसी लॉ का, न्यूटन वाला। देखो समझो मेरी बात, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? एक कोई भी बॉडी है ना, मूविंग इन अ सर्टेन स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, कोई भी बॉडी, बॉडी किसको बोलते हैं साइंस में? कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, वो एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो उस केस में क्या है, वो अपने स्ट्रेट पाथ में ही चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड ना लगे, एक्सटर्नल फील्ड ना लगे, एक्सटर्नल फील्ड ना लगे। समझ लो मेरी बात, समझे मेरी बात? वो एक लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जब तक वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड ना लगे, एक्सटर्नल फील्ड ना लगे, एक्सटर्नल फील्ड ना लगे। समझे मेरी बात? बात समझे क्या? सीधा ही अपनी धुन में चलता जाएगा, वो सीधा अपनी धुन में चलता जाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड काम नहीं करेगी। ये गैलीलियो ने बोला था भाई, ये बोला था गैलीलियो ने। वो कंटिन्यूज टू मूव एट द सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलती रहेगी, गैलीलियो ने यही बोला। और न्यूटन ने थोड़ा सा इसको बेटर कर दिया, इसको भी बाद में फॉर्मुलेट किया, हिंदी में बोले तो प्रतिपादित किया। वो कैसे किया? न्यूटन ने बोला, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसमें न्यूटन ने क्या बोला? उसने बोला कि दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। यहां पे गैलीलियो ने बोला था कि बस स्पीड में चल रही है, लेकिन इसने बोल दिया नहीं, रेस्ट में भी हो सकती है भाई वो। तो इसने बोला, इसने न्यूटन ने, रेस्ट में हो सकती है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में हो सकती है, दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। वो दोनों की दोनों अवस्थाएं ऐसे ही रहेंगी जब तक उनके ऊपर unless it is acted upon by some external force to change that state। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड बोल दिया इसने, यहाँ पे इसने एक्सटर्नल फोर्स बोल दिया मेरे भाई। न्यूटन ने बस इतना फर्क किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। दोनों को करने के लिए, अपनी स्टेट से बिगाड़ने के लिए, अपनी स्टेट से दूर करने के लिए, उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स चाहिएगा। मेरी बात समझे? गैलीलियो ने भी यही बोला था, एक्सटर्नल फील्ड चाहिएगी। अगर उसकी जो स्टेट लाइन में चल रही है और स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में, तो एक्सटर्नल फील्ड चाहिएगी। न्यूटन ने भी यही बोला था। तभी आप वो अलग अलग एग्जांपल देखते हो ना, कोई गाड़ी में बैठ के जा रहा है, एकदम रुक गई, ब्रेक मारे, वो लगा आगे जाके, वो सारे इधर से ही आते हैं, न्यूटन लॉज से। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको तो मजा आएगा, फिर देखना। अभी अपना थोड़ा सा सीमित रखते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, और उसके बाद आपको मजा आएगा। ठीक है ना? देखो, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, द इननेट टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन, वही बात है। तो इसी को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया किया। यही तो है कि वो क्या होती है, टेंडेंसी होती है, इननेट टेंडेंसी, मतलब जन्मजात, मतलब बिल्कुल अंदर से एक टेंडेंसी है ना, वो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स की कि वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को। जब भी वो मोशन में होते हैं या रेस्ट में होते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं। इसी को उसने क्या बोला था? न्यूटन फर्स्ट लॉ बोला था। आई बात समझ में भाई? आनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, पसीना आ गए। जिस दिन एसी लगवाऊंगा ना, उस दिन दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से शिफ्ट करेंगे तब लगाएंगे, तब तक ऐसे ही काम चलाते हैं। देखो, हाँ हो गया।
अब आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंक्लूड दैट इन वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन g एंड रीच टू द ग्राउंड एट द सेम स्पीड। वही तो बात है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल ये, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में मतलब वैक्यूम में, निर्वात में मतलब वैक्यूम में जहां पे बिल्कुल हवा नहीं है, वैक्यूम में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से नीचे गिरती हैं। जी की वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है, जी के साथ एक फिक्स वैल्यू होती है ना जी की, आपको पता होगा ना, एक स्मॉल जी होता है, कैपिटल जी होता है, आपको बताऊंगा फिजिक्स। एक समय पर जमीन पर पहुंचती है, मतलब वही बात तो है भाई। गैलीलियो ने क्या किया था, प्रोफेसर था ये, एक उस पे चढ़ गया था बिल्डिंग पे, और वहां पे जाके फिर इसने ये सारा सब कुछ प्रूव करके दिखाया था। उसने ही बोला था, किसने बोला था, गैलीलियो गैलीली ने बोला था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट बताया था, वो वही तो था। उसने बोला था कि वैक्यूम में जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सेम एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे, ठीक है ना, और ग्राउंड में सेम लेवल पे पहुंचेंगे, चाहे एक पत्थर है बहुत भारी, चाहे एक कागज है, अगर वैक्यूम में छोड़ोगे तो एक साथ जमीन पे जाएंगे, उनके द्रव्यमान से उनके मास से कुछ लेना देना नहीं है। ये सबसे पहले किसने बोला था, ये बोला था गैलीलियो गैलीली ने बोला था, न्यूटन मत लगा देना इसमें भाई, ठीक है ना। अगर हो गया गैलीलियो वाला, हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है भाई, कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। चलो, जे केपलर इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ, एसएससीएमटी में पूछा हुआ सवाल है, जे केपलर ने कौन से लॉज की डिस्कवरी की थी, कौन से लॉ लेके आया था वो। जे केपलर के नियमों की खोज, जे केपलर डैश के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है, मेनली बात ये है, कौन से किस फील्ड से रिलेटेड लॉ दिए थे उसने, गैसेस से रिलेटेड दिया था, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड दिए थे, प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड दिया था, या मैग्नेटिज्म से रिलेटेड दिया था। हिंदी में बोले तो गैस से रिलेटेड, विद्युत विद्युत से रिलेटेड, ग्रहों की गति से रिलेटेड, या फिर चुंबकत्व से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, जे केपलर ने, मतलब जॉन्स केपलर ने, बहुत ही फेमस है, कौन से लॉ दिए थे इसने, तो देखो जे केपलर है या जॉन्स केपलर है, उसने 3 लॉ दिए थे मेरे भाई, 3 लॉ दिए थे, और तीनों लॉ थे प्लेनेटरी मोशंस के, मैंने अभी जिक्र किया था आपके सामने। निकोलस कोपरनिकस ने जो थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिज्म दी थी, उसमें बोला कि सूर्य एक केंद्र बिंदु है और चारों तरफ प्लैनेट घूमते रहते हैं इसके, लेकिन उन प्लैनेट के ऊपर एक प्रॉपर 3 लॉ लाने वाला जो पहला आदमी था, उसका नाम क्या था, जॉन्स केपलर। क्या नाम था, जॉन्स केपलर। उसने ये लॉ दिए थे, और ये दिए थे उसने 1609 से 1619 के बीच में 3 लॉ इसने पब्लिश किए थे, ठीक है ना। देखो 1600 के आसपास की बात चल रही है। 1610 में गैलीलियो आया, उसने अपना टेलीस्कोप यूज किया, और उसके तहत उसने जुपिटर के 4 मून से देख लिए। 1608 में, उससे पहले हेंस लिपर्सन ने उस टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, लेकिन उस टेलीस्कोप का एक व्यवहारिक लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे यूज करने वाला पहला इंसान गैलीलियो गैलीली था। वही सारा टाइम चल रहा है। अब 1609 से 1619 के बीच में जॉन्स केपलर ने 3 लॉ पब्लिश किए। पहला लॉ कौन सा था, पहला लॉ था जो लॉ ऑफ इलिप्सिस, दूसरा था लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, और तीसरा था लॉ ऑफ हार्मोनीज। 3 लॉ दिए थे भाई इसने, तीनों प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड थे, कि जो प्लैनेट्स है ना सूर्य की तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं, तो जान लो मेरे भाई। 1609 से 1619 के बीच में लिए थे। और उससे पहले आपको ध्यान रखना है, जो निकोलस कोपरनिकस था, निकोलस कोपरनिकस था, इसने हेलियोसेंट्रिज्म का मॉडल दिया था। कब दिया था ये, तो ये मॉडल दिया था इसने 1516 मेरे भाई। कब दिया था, 1516 में, क्योंकि तभी तो गैलीलियो ने इसको सपोर्ट किया था, क्योंकि उससे पहले कोपरनिकस ने ये मॉडल दे दिया था, जो सोलर सिस्टम का मॉडल है वो दे दिया था, हेलियोसेंट्रिज्म का मॉडल, जिसमें सूर्य के अंदर बिंदु पे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, जिसमें पहले उल्टा समझा जाता था, धार्मिक लेवल पे भी और बहुत जगह वैसे भी एक मान्यता थी कि नहीं, अर्थ सेंटर में है और उसके चारों तरफ सब घूम रहा है। लेकिन बाद में ये सही साबित हुआ, साइंस ने, मतलब यहाँ पे साइंस जीत गई, और साइंस से पता चला कि नहीं भाई, सूर्य के अंदर बिंदु है, प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। कोपरनिकस ने यह दावा किया था, और गैलीलियो ने इसको सपोर्ट किया था, 1516 में किया था ये, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं कि कैसे ये चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ, कैसे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ये तो वो 1609 से 1619 के बीच में, तो जॉन्स केपलर है, उसने इंट्रोड्यूस किया 3 लॉज। पहला लॉ है द लॉ ऑफ इलिप्सिस, दूसरा लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, और तीसरा लॉ ऑफ हार्मोनीज। थोड़ा सा इनके बारे में जान लो। देखो केपलर 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, पहला कौन सा था, लॉ ऑफ इलिप्सिस, मैंने आपको बताया। उसने बताया द पाथ ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स। उसने बताया कि जो पाथ है ना भाई, ये तो पता चल गया कि जो सन है उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, लेकिन किस पाथ में घूम रहे हैं, तो इसने बताया वो जो पाथ है ना वो इलिप्टिकल पाथ है।
इलिप्स बनाता है। इलिप्स समझ रहे हो ना आप, सर्कल नहीं होगा पूरा गोल, इलिप्स थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है सर्कल। तो ठीक है ना, तो ऐसा पाथ बनाता है ये भाई। सूर्य किसी पॉइंट पे फिक्स है और उसके चारों तरफ प्लैनेट घूम रहा है, किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, इलिप्स बनाता है। द सन इज एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स, और इलिप्स के किसी एक फोकस पे सन है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूमते हैं। ये पहला लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलिप्सिस, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट घूमते हैं। ध्यान रहे, ध्यान रहे, और आपको ध्यान रखना ये सर्कल्स में नहीं घूमते, परफेक्ट सर्कल में नहीं, इलिप्स में घूमते हैं। ये पहला लॉ। दूसरा मैंने आपको बताया लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। इसमें मतलब क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होगी, एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या लिख दिया ये, समझो, मैं बताता हूँ। ये सन है, यहाँ पे कोई प्लैनेट है, प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है, इधर ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे सन है भाई। तो इसने बोला एक इमेजिनरी लाइन लेंगे फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट, एक इमेजिनरी लाइन लेंगे फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट, और वो जो लाइन होगी ना स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे, तो जो एक और दूसरा पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे, तो दोनों इंटरवल का जो टाइम सेम है ना, तो उस सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप आउट करेगी, कवर करेगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। इतना डिटेल में शायद ना भी पूछे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो बस। और एक और बात है, इससे पता चलती है हमें कि जो प्लेनेट है ना, जब सूर्य के नजदीक होंगे, जो नजदीक होंगे वो ज्यादा फास्ट घूमते हैं, और जो सूर्य से दूर होंगे ना वो टाइम ज्यादा लेंगे। ठीक है ना, वो स्लो घूमेंगे। लॉ ऑफ हार्मोनीज तीसरा है, स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। बात वही है यार, अब ये टाइम के बारे में बात करने लगा। ये बोल रहा है कि जो ऑर्बिटल पीरियड है ना, ये ऑर्बिट बना रहा है तो पूरा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड अगर हमने टी मान लिया, तो उस केस में जो उसका एवरेज डिस्टेंस अगर हमने ए मान लिया, प्लैनेट का ए मान लिया, तो उस केस में क्या होगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब के। बस ये ध्यान रख लेना, कई बार डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे कि लॉ ऑफ हार्मनी जो क्या होता है, तो टी स्क्वायर जो ऑर्बिटल का टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के जो एवरेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये जो पूरा ऑर्बिट है, जो जितना दूर होगा प्लैनेट उतना ही ज्यादा टाइम लेगा इसको कवर करने में, ये आपको पता ही होना चाहिए। जो सूर्य से ज्यादा दूर होगा उतना बड़ा ऑर्बिट होगा, वो ज्यादा टाइम लेगा प्लैनेट, और जो नजदीक होगा वो थोड़ा कम टाइम लेगा। तो ये 3 लॉज थे केपलर के, 1609 से 1619 के बीच में आए। आगे चलो, केपलर फर्स्ट लॉ इज रेफर्ड टू एज द लॉ ऑफ, एसएससीएमटी में पूछा हुआ है भाई, केपलर के पहले नियम को क्या नियम कहा जाता है। पहला कौन सा है, देखो मैंने अपने अभी बताया आपको। फर्स्ट कौन सा था, इलिप्सिस हार्मोनीज इक्वल एरियाज या मोशन। पहला कौन सा था, पहला कौन सा था, दिमाग में याद करो, अभी तुरंत अभी बताया मैंने। मैं बोलूं उससे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी जीएस का रिवीजन होगा, तभी जीके का रिवीजन होगा, तभी रिटेन करोगे आप, और तभी मजा आएगा आपको, और तभी स्कोर करोगे आप। सही बता रहा हूं मैं आपको। अदरवाइज आप इधर उधर कुछ भी सोचते रहोगे, मास्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे, तो बात नहीं बनेगी जीएस में। मेरा काम आपको गाइड करने का, बताने का, और जितना मैक्सिमम हो सकता है क्लास में ही याद कराने का, लेकिन उसके बाद रिकॉल करने का काम आपका है भाई। रिकॉल आपको करनी है वो चीज। और जब मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने बताई है 5 मिनट पहले, तो उससे पहले आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए वो बात। बिल्कुल एक एक्टिव स्टडी करनी है, एक्टिव रह के पढ़ना है। जितना एक्टिव रह के पढ़ोगे ना क्लास में, उसके बाद उतना ही अपना एक फ्री टाइम निकाल पाओगे आप। तो ध्यान रहे, तो पहला लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ इलिप्सिस। तो पहला है वो है लॉ ऑफ इलिप्सिस, इलिप्सिस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ। दूसरा लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, दूसरा है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, इक्वल एरिया स्वीप आउट करते हैं। तीसरा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ हार्मोनीज। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ये फर्स्ट पूछा है, सेकंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है। आगे चलो, व्हेन डिड जॉन नेपियर इन्वेंटेड द लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने लघु गणक की खोज कब की, मतलब लॉगरिथम को क्या बोलते हैं, लघु गणक बोलते हैं। तो जॉन नेपियर ने लॉगरिथम को कब इन्वेंट किया, 1720 में, 1614 में, 1635 में, 1725 में। हम तो 1600 के आसपास की बात कर रहे हैं, अगर अपने अभी क्लास के कंफर्ट लेवल के हिसाब से देखें तो 1614 में इसने इसको इन्वेंट किया था भाई, लॉगरिथम को 1614 में। देखो जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को पता होगा कि जो पीएच वैल्यू निकालते हैं ना, तो वहां पे लॉग्स में वैल्यू देखते हैं, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है ना, वो आसान हो जाती है। तो उन कैलकुलेशन को आसान बनाने का काम किसने किया था, जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनको लॉगरिथम्स की हेल्प से रिवॉल्यूशनाइज किया था, एक्चुअल में क्रांति लेके आया था इस कैलकुलेशन के मामले में। वो कौन लेके आया था, उसका नाम था जॉन नेपियर। उसका नाम क्या था मेरे भाई, जॉन नेपियर था। 1614 में ये काम किया उसने, 1614 में ये काम किया। आपको ध्यान रखना है ये बात, कब किया, 1614 में। मैंने किस किस का जिक्र किया अभी,
इसका जिक्र किया 1610 में। क्या हुआ था 1610 में? गैलीलियो ने क्या किया, जुपिटर के 4 मून्स को देखा अपने नए टेलीस्कोप से, बात खत्म। 1608 में, उससे पहले क्या हुआ था 1608 में, हेंस लिपर्से ने क्या किया था, अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया था, पेटेंट कराया था, जिसको यूज किया फिर बाद में गैलीलियो गैलीली ने। उससे पहले 1609 से 1619 के पीरियड में 3 लॉज ऑफ केपलर, केपलर के जो 3 लॉ है वो पब्लिश हुए, ठीक है, जो प्लेनेटरी मोशन के लॉ हैं। और अभी बात कर रहा हूँ 1614 की। इसमें क्या हुआ, जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया लॉगरिथम्स को, जिसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, जो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनको आसान कर दिया, उनको इजी कर दिया। अगर आपने पीएच वगैरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं कभी क्लास में, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जो केमिस्ट्री से हैं, मैं खुद केमिस्ट्री ऑनर्स किया तो मैं समझ सकता हूँ उस बात को। तो उन डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को आसान करने का जो काम करते हैं वो लॉगरिथम्स करते हैं, लॉग्स करते हैं। तो उनका जो इन्वेंशन किया था 1609 में, किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। ध्यान रहे मेरी बात। अब आगे चलो। Who among the following made the first कंपाउंड माइक्रोस्कोप? पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया? अब तक हम बात किए थे टेलीस्कोप की, बस टेलीस्कोप का काम होता है आसमान में जो ब्रह्मांड में चीजें होती हैं उनको देखने के लिए, लेकिन अब बात करें माइक्रोस्कोप के बारे में। और माइक्रोस्कोप में भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो हम बात कर रहे हैं मेरे भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया था, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था? कौन था वो? विलियम गिलबर्ट था क्या? चेकरिस जेनसन था क्या? जॉन हैरिंगटन था क्या? गैलीलियो गैलीली था क्या? तो कौन था वो? तो वो था मेरे भाई जैकरिस जेनसन। जैकरिस जेनसन नाम होगा इसका। कौन था? जैकरिस जेनसन था। जैकरिस जेनसन ने क्या किया था? ये काम किया था, और ये अर्ली किया था। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बाद में रखा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आपको, 1590 में किया था, जब थर्मोस्कोप का इन्वेंशन किया था ना गैलीलियो गैलीली ने, बाद में तो थर्मोमीटर बना, उसी टाइम पीरियड के दौरान 1590 में क्या किया, एक बाप बेटे की जोड़ी थी, उनका नाम क्या था? जेंस। एक तो ये जैकरिस जेनसन नाम था, और एक था इसका फादर हेंस जेनसन। क्या नाम था? हेंस जेनसन। तो इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर क्या किया, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था भाई। क्या बनाया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनाया इन्होंने। एक ट्यूब ली और ट्यूब में बहुत सारे लेंस लगाए, तो उस लेंस से फिर चीजों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, और छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके देखने में आसानी हुई। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाने का अगर क्रेडिट जाता तो किसको जाता है? जैकरिस जेनसन जाता है, और उनके फादर हेंस जेनसन को जाता है। 1590s का टाइम पीरियड है ये, आपको ध्यान रखना है। तो 1590s में ये हुआ जो मैंने पिछले वाली स्लाइड में ऐड किया ना, ये 1590s और ऐड कर लो यहाँ पे। 1590s में क्या हुआ, हेंस जेनसन और जैकरिस जेनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। 1600 फिर 1590s में थर्मोस्कोप का इन्वेंशन गैलीलियो गैलीली ने किया था। 1608 में हेंस लिपर्सी ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। 1610 में ये टेलीस्कोप का यूज करके इसने जुपिटर के 4 मून्स को देखा गैलीलियो ने। 1609 से 1619 के बीच में केपलर ने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए। क्लास में ये सारी चीजें याद हो गई ना? याद होनी चाहिए। और उसके बाद रफ कॉपी में छोटे छोटे पॉइंट में लिख के देखना है ये चीजें, छोटे छोटे पॉइंट में 5 मिनट लगेंगी, फिर आपको रिकॉल हो जाएंगी ये चीजें। 1-2 दिन बाद फिर देखना, फिर आप भूलोगे नहीं। ये हो गया। हाँ, यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें हम। अगर हम बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप की मेरे भाई, अगर हम बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था एंटोनियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो बता रहा हूँ, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी हम। एंटोनी वैन, बायोलॉजी की फील्ड में काफी बड़ा नाम है ये, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इसको। एंटोनी वैन ली, नाम थोड़ा सा ऊंचा है, ल्यूविनहोक। तो एंटोनी वैन ल्यूविनहोक ने बनाया था सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन से वाला माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो जैकरिस जेनसन ने बनाया। ठीक है, ये सिंगल लेंस वाला होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस होता है, और कंपाउंड में कई सारे लेंस होते हैं। ओके, ल्यूविनहोक के बारे में आगे भी हम देखेंगे, इसने कई अच्छे कारनामे किए हैं, तो इसके बारे में हम आगे भी जिक्र करेंगे। ये हो गया भाई अपना। और हु फर्स्ट स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन? प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा भाई यहाँ पे। किसने स्टेट किया प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन? दैट पोस्टुलेट्स दैट एवरी सब्सटेंस हैज अ स्पेसिफिक बेंडिंग रेशियो। हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक बेंडिंग रेशियो होता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब एक हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन दे दी। किसने बताया ये? परावर्तन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, पोस्टुलेट किया, जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ एक विशिष्ट मुड़ने का अनुपात अर्थात अपवर्तनांक बोलते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वो होता है हर एक पदार्थ का, हर एक सब्सटेंस का। वो किसने दिया था एक हिसाब से? ये
मतलब ये बात पता क्या कर रहा है, बेंडिंग रेशियो की बात कर रहा है, स्पेसिफिक बेंडिंग रेशियो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा, या सीधा सा देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ना उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसमें बेंडिंग रेशियो है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ बोलते हैं मेरे भाई। इसमें क्या होता है, जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसको हम आई बोल सकते हैं, और एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन होता है, आर बोल सकते हैं। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, और यही कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दोनों सब्सटेंस, दो सब्सटेंस है तो उनका रेशियो होता है ये, और वो दोनों का रेशियो, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, और वो रेशियो कट के फिर कांस्टेंट बनता है। तो ये होता है स्नेल्स लॉ। तो किसने दिया था ये दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भाई, विल्ब्रोड स्नेलियस ने दिया। स्नेलियस ने मतलब स्नेल्स यहीं से बना है, विल्ब्रोड स्नेलियस ने दिया मेरे भाई। इंपॉर्टेंट, एसएससी जीडी 2025 में पूछा हुआ है ये सवाल। एसएससी जीडी 2025 में पूछा हुआ है सवाल, इसको हल्के में मत लेना, बता रहा हूं मैं, तो ध्यान रखनी है आपको ये बात। स्नेल्स लॉ में यही बात है कि कोई भी लाइट बैंड होती है, रिफ्रैक्ट होती है, उसको डिफाइन करता है ये, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो उस टाइम पे क्या बेंडिंग है, कितना रिफ्रैक्शन है, वो स्नेल्स लॉ बताएगा। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही है, स्नेल्स लॉ ही है। देखो ये रहा स्नेल्स लॉ के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखो एक लाइट जब आती है, लाइट की रे आती है और दूसरे मीडियम में जाती है, अगर इसको हम नॉर्मल मान लें, तो यहाँ से अगर कोई एंगल पे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस पे बैंड हुई है या मुड़ रही है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो उन दोनों का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 लिख दिया। एक्चुअल में क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, एन टू अपॉन एन वन। एन टू अपॉन एन वन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एन टू और एन वन क्या है यहाँ पे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन सब्सटेंस के वही है। तो उन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होगा। ठीक है ना, यही है। लाइट ट्रेवल करती है थ्रू वन मीडियम, एक बाउंड्री पे हिट कर रही है अनदर मीडियम की, बैंड या रिफ्रैक्ट होगी किसी सर्टेन एंगल पे। इस सारी चीजों के बारे में बात कौन सा करता है, स्नेल्स लॉ करता है। समझ में आई बात, साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो इक्वल होगा दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर, जो कि कांस्टेंट है। हु डिस्कवर्ड, हो गया आई थिंक, आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं। आज छोटे छोटे लेक्चर रखते हैं यार, आज इतना ही रखते हैं। आगे ये जो ब्लड सर्कुलेशन वाला नेक्स्ट वीडियो में करते हैं पूरा, ठीक है ना। तो भाई ये हो गया अपना लेक्चर। इस पूरी सीरीज में जुड़े रहना आपको। हमने पहले सेंसस वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, अब ये इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज वाला कर रहा हूँ, और उन टॉपिक को हाथ लगा रहा हूँ मैं। ये जो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज वाले टॉपिक है ना, ऐसे टॉपिक को हाथ लगा रहा हूँ जिनको कम ही लोग छूते हैं, क्योंकि इनको सिस्टमेटिक पढ़ाने में बहुत मेहनत चाहिए। इनका जो कंटेंट है बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सीरीज में जो मैंने निकाला। आप किसके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि भाई 1608 में ये हुआ, 1619 में ये हुआ, ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल का कंटेंट बना पाओगे। अगर आपको इसी फॉर्मेट पे कोई लंबी वीडियो दिख जाए ना कभी 3-4 घंटे की, कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे को पक्का बताना, क्योंकि फिर वो इसका मतलब यहीं से आई हुई है। कोई जो कंटेंट बनाने वाला बंदा ना, उसने फिर यहीं से किया हुआ है, अपने वाला ही देखा फिर। ठीक है, पक्का बताना। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। पूरा ये इन्वेंशन डिस्कवरीज का टॉपिक है, इसको मतलब नेस्तनाबूद कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल करो। बाय बाय एवरीवन, और सबको भाई मेरी राम राम।